अध्याय 1 वेश्यालय। मैं अभी भी जिंदा हूँ। लियू वुशी ने आखिरकार होश संभाला, हालांकि उसके शरीर का हर इंच भयंकर दर्द से कांप रहा था। वह भारी लकड़ी के तख्तों और बीम के भारी वजन के नीचे सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। आखिरी बार उसे याद आया कि वह क्षणभंगुर धुंध अमर क्षेत्र में 10 अमर सम्राटों में से एक था। अपनी मृत्यु से पहले उसे भाग्य से एक दिव्य कलाकृति आकाश भक्षण दिव्य कड़ाही मिली। दुर्भाग्य से इसने कई लालची आंखों को आकर्षित किया और अमर क्षेत्र में लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। अपने आखिरी क्षण में उसने ब्लडफियन डिसइंटीग्रेशन को अंजाम दिया और सभी को अपने साथ नीचे खींच लिया। विस्फोट ने न केवल उसके हमलावरों को मार डाला, बल्कि इसने स्काई डिवोरिंग डिवाइन कॉल्ड्रॉन को भी नष्ट कर दिया। जब तक वह होश में आया, तब तक वह लकड़ी के तख्तों के नीचे दब चुका था। सच्चा मार्शल महाद्वीप, जू कबीला, एक जीवित दामाद, एक आवारा। अपनी यादों के आधार पर वह जानता था कि वह अब क्षणभंगुर धुंध अमर क्षेत्र में नहीं था, बल्कि सच्चा मार्शल महाद्वीप नामक स्थान पर उसका पुनर्जन्म हुआ था। जिस शरीर में वह वर्तमान में था, उसका नाम भी उसके जैसा ही था, लियू वुशी। लियू वुशी एक अमीर परिवार से था, लेकिन जब वह 5 साल का था, तब उसके माता पिता लापता हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उसका संकीर्ण सोच वाला और अकेला व्यक्तित्व बन गया। अपने पिता के करीबी दोस्त और भावी ससुर जू यिलिन द्वारा उसे गोद लिए जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, वह घमंडी होता गया। उसे शक था कि जू यिलिन उसकी संपत्ति का लालच कर रहा है, इसलिए वह एजोर बिलो शहर में एक मशहूर लुटेरा बन गया। यहाँ तक कि जब पूरे जू कबीले ने उसे कचरा और स्पंज बताया, तब भी वह अपनी मर्जी से व्यवहार करता रहा और उनके विचारों की परवाह नहीं करता था। जब लियू वुशी की उम्र विवाह योग्य हुई, तो शू यिलिन ने तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, इस उम्मीद में कि उसका दामाद बेहतर के लिए बदल जाएगा। तार्किक रूप से कहें तो लियू वुशी जैसा घटिया इंसान जू कबीले की युवा लड़की के लायक नहीं था। लेकिन लियू वुशी के माता पिता जू यिलिन के करीबी दोस्त थे और जन्म के समय ही उनकी सगाई तय हो गई थी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी होनी थी। अपनी शादी की रात लियू वुशी की नई दुल्हन ने उसे दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने दोस्तों के कहने पर वह पहली बार वेश्यालय में गया। लेकिन अचानक उसने अपना आपा खो दिया और पूरे वेश्यालय में आग लगा दी, जिससे वह ढह गया और मलबे के नीचे दब गया। लियू वुशी ने मलबे को एक तरफ धकेल दिया और लेटकर खुद का निरीक्षण किया। कितना निर्दयी, एक ही हथेली के वार से दिल की नब्ज को काटने की कोशिश। अगर मैं आकर इस शरीर को अपने कब्जे में नहीं लेता, तो इसमें कोई शक नहीं कि लियू वुशी दुनिया से गायब हो गया होता। उसे मारने की कोशिश करने वाला मास्टरमाइंड कौन है? कुछ खरोंचों और चोटों के अलावा उसकी छाती पर हथेली का निशान जानलेवा था। उसे केवल अपने दोस्तों के साथ शराब पीना याद था और अपना आपा खोने के बाद सब कुछ याद नहीं था। लियू वुशी ने अपने दिल की घातक चोटों को जबरन दबा दिया, लेकिन उसे अपने कटे हुए हृदय मेरिडियन को ठीक करने के लिए पल्स गार्डिंग पिल की तत्काल आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसके कौशल के साथ इस गोली को परिष्कृत करना कठिन नहीं होगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि यह एक समृद्ध मार्शल दाव वाला साधना महाद्वीप है। मार्शल साधकों को विभिन्न साधना स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। ये थे हाउटियन, जियानटियन, स्पिरिट क्लींजिंग, मैरो क्लींजिंग, ट्रूकोर इत्यादि। ये शरीर वास्तव में गड़बड़ है और इसे कचरा कहना प्रशंसा का शब्द है। लियू वुशी के मेरिडियन बालों की तरह पतले थे और वे अशुद्धियों से भारी रूप से भरे हुए थे। क्या परेशानी है? मैं दिव्य क्षेत्र से देवता श्रेणी की साधना तकनीकों को जानता हूँ, जबकि सच्चा मार्शल महाद्वीप केवल एक नश्वर क्षेत्र है। मुझे नश्वर क्षेत्र की साधना तकनीकों को बदलने की आवश्यकता होगी। ये वैसा ही था जैसे कोई शिशु दिव्य हथियार उठा रहा हो, लेकिन कोई भी शिशु उस दिव्य हथियार को उठा नहीं सकता था। दिव्य हथियार का उपयोग करने के लिए किसी को कम से कम मज्जा सफाई क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। इससे लियू वुशी एक अजीब स्थिति में आ गए और जब उन्होंने अपनी साधना तकनीकों को प्रसारित करने की कोशिश की तो वे असफल हो गए। उन्हें अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे उन्हें डर था कि अगर वे ऐसा करते रहे तो वे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। ठीक उसी समय एक बूंद उसके डेंटियन से बहकर उसके मेरिडियन से होकर गुजरी। उसके मेरिडियन भूखे कीड़ों की तरह थे जो उस बूंद को खा रहे थे और वह अपने शरीर पर एक सुकून की भावना महसूस कर सकता था। क्या हो रहा है? लियू वुशी ने जल्दी से अपने डेंटियन की जांच की, ये जानना चाहा कि बूंद कहां से आई। लेकिन जब उसकी चेतना उसके डेंटियन में प्रवेश करती है, तो उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि उसने बीच में एक काले रंग का दिव्य बर्तन देखा जो बूंद का स्रोत था। यह आकाश भक्षण दिव्य कड़ाही है। ये वास्तव में मेरे साथ आया था। आकाश भक्षण दिव्य कड़ाही उसके मरने पर फट गई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह उसके डेंटियन में दिखाई देगी। क्या ये हो सकता है? क्या मेरा पुनर्जन्म इस कड़ाही से संबंधित है? कड़ाही से काली आभा का एक विशाल बादल निकला और उसकी चेतना पर प्रहार किया, जिससे कई प्राचीन काले अक्षर बन गए। इस विशाल प्रभाव ने उसकी चेतना को उसके शरीर में वापस ला दिया और उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। इससे पहले कि वह अपने विचारों को सुलझा पाता, अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज आई। जैसे ही मलबा उसके सिर से हटा, दरार से रोशनी की एक किरण चमकी और उसने देखा कि आसपास के इलाके में कई लोग मशाल लेकर घूम रहे हैं। मास्टर, हमने युवा मास्टर को ढूंढ लिया। कई मजबूत युवाओं ने एक लकड़ी के बीम को हटा दिया। लियू वुशी भाग्यशाली था, क्योंकि उस लकड़ी के बीम ने उस पर गिरने वाले विशाल मलबे को रोक दिया। इस प्रकार लियू वुशी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी और उसकी मौत का एकमात्र कारण उसकी छाती पर हथेली का प्रहार था। उन्होंने जल्दी से लियू वुशी को गंदगी से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लिटा दिया। उस रहस्यमयी तरल पदार्थ से उसके शरीर को पोषण मिलने के बाद वह लगभग अपनी सभी चोटों से ठीक हो गया था और खड़ा हो सकता था। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? जू यिलिन लियू वुशी के सामने आया और उसे घूर कर देखा। ये सुनकर कि उसका दामाद वेश्यालय में आया है, वह तुरंत बाहर भाग गया। उसके पास अपना कोट पहनने का भी समय नहीं था और उसने केवल एक लबादा पहना हुआ था।
लेकिन किसी कारण से लियू वुशी क्रोधित नहीं था और शू यिलिन की फटकार सुनकर उसके दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। वह समझ सकता था कि शू यिलिन वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। वह कचरा मरा नहीं है। एक विस्मयकारी ध्वनि सुनाई दी जिससे उनकी बातचीत बाधित हो गई। वह स्वर्गंधा है, उसके जैसा स्पंज क्यों नहीं मरा? जू वंश ने कौन से पाप किए हैं कि उन्हें उसके जैसा दामाद मिला? कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। आज उसकी शादी है और वह वेश्यालय में आया था। वह एक जानवर भी बन गया और एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए, लगभग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। स्वर्गंधा है, उन्होंने उसके जैसे नीच व्यक्ति की जान क्यों नहीं ली? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास की चर्चा बिना किसी अपवाद के लियू वुशी पर केंद्रित थी। ओह, लियू वुक्सी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह खंडन करने में असमर्थ था। जू यिलिन का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपने आदमियों को लियू वुशी को वापस जू कबीले में ले जाने के लिए कहा। उनके लिए वहां और अधिक समय तक रहना बहुत शर्मनाक था। वहीं रुक जाओ, एक भौंकने की आवाज गूंजी जिसने शू यिलिन की टोली को जाने से रोक दिया। दलाल 10 गार्डों के साथ गुस्से से दौड़ा। कुलपति जू, आपके दामाद ने मेरे वेश्यालय को नष्ट कर दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। लड़कियां अब सभी डरी हुई हैं और हमारे पास घायल ग्राहक भी हैं। ये सब उसकी वजह से है और तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो। दलाल 40 साल का था और उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसने खुद को परफ्यूम से भी ढक लिया था और लियू वुशी के सामने आते ही वह घिनौना लग रहा था। मैं बाद में मुआवजे के लिए किसी से बातचीत करूंगा। जू यिलिन ने लियू वुशी को घूर कर देखा, लेकिन ये समय लियू वुशी को डांटने का नहीं था क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से थे। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही मुआवजा चुका दूंगा। लियू वुशी आगे बढ़े। वह इसके लिए जिम्मेदार थे और वह इसमें बहुत ज्यादा लोगों को शामिल नहीं करना चाहते थे। युवा मास्टर लियू, मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? दलाल ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे आसपास के लोगों में ठहाके लगने लगे। चिंता मत करो, हम मुआवजे में एक भी पैसा नहीं चूकेंगे, जिसका मैं आपको अपने नाम से आश्वासन देता हूँ। मुआवजा आपको 3 दिनों में दे दिया जाएगा, जू यिलिन ने कहा और उनके वचन के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। पिछला लियू वुशी पागल हो गया होगा। कोई भी बता सकता है कि उसके ससुर को उसकी चिंता है। लियू वुशी ने आह भरी और बिना कुछ कहे शू यिलिन के पीछे चल दिया। वह शू कबीले के लिए बहुत आभारी था। जब पिछला लियू वुशी बेघर था तब शू कबीले ने उसे अपने साथ ले लिया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि शू यिलिन ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी को उसे दे दिया। सिर्फ इस तथ्य से ही साबित हो गया कि शू यिलिन अपने दोस्तों के प्रति कितना वफादार था। जब सूरज की पहली किरण नीचे चमकी तो जू कबीले के दरवाजे खुल गए। 2 नौकर जमीन से गिरे हुए पत्तों को झाड़ रहे थे। तभी उन्होंने जू यिलिन को देखा और जल्दी से झुककर उसे अपना सम्मान दिखाया। इस बीच उन्होंने लियू वुशी को अनदेखा कर दिया। अपने कपड़े बदलो और मुख्य हॉल में मुझसे मिलो, जू यिलिन ने अस्त व्यस्त लियू वुशी को देखते हुए कहा, जो एक भिखारी की तरह दिख रहा था। समझ गया। लियू वुशी को थोड़ा डर था, लेकिन वह जू यिलिन का सम्मान करता था क्योंकि असली लियू वुशी बहुत पहले ही मर चुका होता अगर जू कबीले ने इतने सालों तक उसकी देखभाल नहीं की होती। अध्याय 2 उजाड़ भक्षण कला। जू कबीले की इमारतें छल्लों के आकार में अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं। जू कबीला एजोर बिलो सिटी में 4 बड़े कुलों में से एक के रूप में एक प्रमुख घराना था, हालांकि अन्य 3 की तुलना में इसकी नींव कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जू यिलिन की साधना आत्मा शुद्धि क्षेत्र के शिखर पर थी और वह एजोर बिलो सिटी के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जू कबीला अन्य 3 कुलों के बराबर था। लियू वुशी अपने आंगन में चला गया और अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के कोनों में फटे पुराने कपड़ों और गंदे मोज़ों का ढेर लगा हुआ था, जिससे उसकी नाक में बदबू आ रही थी। दिलचस्प बात है, जब उसने जू कबीले की युवा लड़की से शादी की थी तब वह इतने जर्जा आंगन में रहता था। लियू वुशी ने अपनी नाक रगड़ी, लेकिन शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी और समारोह को देखने के लिए कबीले के कुछ ही बुजुर्गों को आमंत्रित किया गया था। शादी के समापन के लिए पिछले लियू वुशी को उसकी पत्नी ने दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया था, इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाता। यही कारण था कि लियू वुशी अपने दोस्तों के साथ गुस्से में आकर वेश्यालय गया था। लियू वुशी ने कैबिनेट खोली और एक नीला लबादा निकाला। उसने अपने निवास से बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े बदले, हॉल से गुजरते हुए और आंतरिक कक्ष में प्रवेश किया। ये जू कबीले के कुलपति का निवास था और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस स्थान पर कदम रखने की अनुमति थी। मुख्य हॉल में एक मेज के चारों ओर 3 लोग बैठे थे। वे क्रमशः उसके ससुर, सास और उसकी पत्नी थे। उसकी सास का नाम यांगजी था और उसकी पत्नी का नाम जू लिंगक्सु था। जू लिंगक्सु एक बहुत ही सुंदर महिला थी जो एक शांत और महान आभा बिखेरती थी। उसकी लंबी पलकें, ऊंची नाक, गुलाबी होंठ और एक कामुक शरीर था जो उसके प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व को रेखांकित करता था। लियू वुशी अपने पुनर्जन्म से पहले हजारों सालों तक अमर सम्राट के रूप में रहा था और उसने अपने जीवन काल में अनगिनत सुंदरियां देखी थीं। वह जिस महिला की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित था वह एक वोटिक ज़ेड अमर महारानी थी, जिसे सार्वजनिक रूप से स्वर्गीय क्षेत्र में शीर्ष सुंदरी के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन जू लिंगजू उसकी तुलना में किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। यह महिला मेरी पत्नी है। उसके रूप और स्वभाव के आधार पर उसे एक घातक महिला कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी महिला की शादी लियू वुशी जैसे घटिया इंसान से हुई है। दूसरी ओर जू लिंगक्सु ने अपनी भौहें थोड़ी देर के लिए सिकुड़ी, फिर उसके चेहरे पर उदासीनता लौट आई। पिछली रात लियू वुशी की हरकतों ने जू कबीले को बहुत प्रभावित किया और वह उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। लियू वुशी ने जब जू लिंगक्सु के हाव भाव में थोड़े से बदलाव देखे तो वह आहें भरने लगा और उसे पता था कि वह उससे बहुत निराश है। लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजर जू लिंगक्सु से हटा ली और मुख्य हॉल में प्रवेश किया।
वह मेज पर नहीं बैठा और बस किनारे पर खड़ा रहा। उसकी सास के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह उसे अगले ही पल बाहर निकाल देना चाहती हो। जहाँ तक उसके ससुर का सवाल है, उसने अपने दिल में उबलते गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। क्या तुम हमें कल रात जो हुआ उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दोगे? जू यिलिन ने जोर से सांस ली। उसकी छाती उसके गुस्से के साथ ताल मिलाते हुए हिल रही थी। उसका कोई बेटा नहीं था और वह लंबे समय से लियू वुशी को अपना बेटा मानता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वुशी उसके करीबी दोस्त की इकलौती संतान थी। यही कारण था कि वह सालों तक लियू वुशी के व्यवहार को सहन करता रहा, लेकिन कल रात जो हुआ वह आखिरी बूंद थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, ये पहले ही हो चुका है और कोई भी स्पष्टीकरण व्यर्थ है, लियू वुशी ने शांति से कहा। लियू वुशी की प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक रूप से जू यिलिन को और अधिक क्रोधित कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया लेकिन उसे नीचे कर दिया। लियू वुशी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने से जू यिलिन शांत हो जाएगा, लेकिन वह जानता था कि कोई भी स्पष्टीकरण व्यर्थ था। फिर भी वह नहीं जानता था कि जिस लियू वुशी को वह जानता था वह पहले ही हथेली के प्रहार से मर चुका था। जू यिलिन की प्रतिक्रिया ने लियू वुशी को एक परिवार की एक दूसरे के लिए साझा की गई चिंता का एहसास कराया। वह अपने पिछले जीवन में अकेला था, अपनी तलवार पर भरोसा करके धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब जब उसके पास एक परिवार था तो उसे उनकी रक्षा करने की इच्छा महसूस हुई और उसने इस नई भावना को अपनाया। कल रात जो हुआ उसके लिए उसने जांच करने का फैसला किया कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बड़े भाई लियू एक अच्छे इंसान हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने तुम जैसे घटिया इंसान को कैसे जन्म दिया। तुमने लियू कबीले को अपमानित किया है और तुमने कल रात जो किया उसके लिए तुम एक जानवर से अलग नहीं हो। यांग जी ने खड़े होकर अपना आपा खो दिया। आखिरकार लियू वुशी ने कल रात जू कबीले को बहुत अपमानित किया और वे एजी और वेलोसिटी या यहाँ तक कि महान यान राजवंश में फिर से अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। लियू वुशी ने उन शब्दों का खंडन नहीं किया। इस जीवन में उसके माता पिता की यादें धुंधली हो गई थी क्योंकि वे बचपन में ही लापता हो गए थे। इसका मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है और मैं इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, लियू वुशी ने दुखी होकर कहा। पूरे जू कबीले में केवल जू यिलिन ने ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जू लिंगक्सू अलग थलग था और उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था, भले ही वे एक साथ बड़े हुए हों। तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो। तुम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? हर कोई हमारे जू कबीले को अनुशासनहीनता के लिए ताना मारता है और वे तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यांग जी ने व्यंग्य किया। अगर उसके पति के पास कोई प्रतिष्ठित पद नहीं होता तो लियू वुशी को अब तक पीट पीट कर मार दिया गया होता, लेकिन लियू वुशी ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। चूंकि उसे पिछली लियू वुशी की यादें विरासत में मिली थी, इसलिए उसे जू कबीले में सभी की डांट भी विरासत में मिली थी, इसलिए वह पहले से ही इसका आदी था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इतने सालों में वह जू कबीले का ऋणी था। बस बहुत हो गया, जू यिलिन ने बीच में टोकते हुए कहा। लियू वुशी चाहे कितना भी बदसूरत क्यों न हो, वह अभी भी अपने बड़े भाई लियू का इकलौता बच्चा था। बड़े भाई लियू के बिना जू वंश बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता और उसे अपने दिल में ये कृपा याद थी। ससुर जी, सास जी, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं विदा लेता हूँ। लियू वुशी ने झुककर प्रणाम किया और वे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही वहां से चले गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपना चेहरा शांत रखा। यांग जी अक्सर उसे डांटती थी और वह कभी कभी उससे बहस करता था, इसलिए लियू वुशी के शांत रवैये ने यांग जी को हैरान कर दिया और उसने सोचा कि क्या कल रात की घटना ने लियू वुशी को काफी प्रभावित किया है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो घर पर ही रहें और खेती करें। जब लियू वुशी मुख्य हॉल से बाहर निकलने वाली थी तब जू यिलिन की आवाज सुनाई दी। इससे लियू वुशी के दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने अपने निवास पर लौटने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। अपने घर वापस आकर लियू वुशी ने गंदगी साफ की और बैठ गया। आखिरकार उसे अपने दिमाग में चल रहे रहस्यमयी किरदारों को जांचने का समय मिल गया। लेकिन जब उसकी चेतना डूबी तो उसका शरीर कांप उठा। लंबे समय से खोए हुए वीरान पात्र। लियू वुशी को झटका लगा क्योंकि वीरान पात्र इतिहास में खोए हुए प्राचीन अवशेष थे। नश्वर क्षेत्र में कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था और स्वर्गीय क्षेत्र में उन्हें जानने वाले लोगों की संख्या 5 से भी ज्यादा नहीं थी। बेशक वह उनमें से एक था। उजाड़ विश्व का जन्म ब्रह्मांड के आरंभ में हुआ था और वह समय की नदी में बहकर पहले ही नष्ट हो चुका था। उन्होंने उजाड़ पात्रों को छांटने में काफी समय बिताया और प्रत्येक शब्द सीधे तौर पर दाव की ओर इशारा करता था, विशेष रूप से अंतिम वाक्य। दुनिया की हर चीज को खाया और परिष्कृत किया जा सकता है। उजाड़ भक्षण कला, ये 3 शब्द उसकी चेतना के सामने मंडरा रहे थे, भव्य और राजसी दिख रहे थे, जैसे उसके शरीर से उजाड़ आभा की एक धारा बह रही हो। ये कितनी भयानक साधना तकनीक है। यह मेरे पिछले जीवन में अभ्यास की गई आदिम दिव्य कला से बिल्कुल नए स्तर पर है। आदिम दिव्य कला दिव्य क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधना तकनीक थी और उसने अपने पिछले जीवन में अमर सम्राट बनने के लिए इस पर भरोसा किया था। तो क्या इसका मतलब यह था कि यह वीरान भक्षण कला इसे पार कर सकती है और उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है? लियू वुशी ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की और कोई नहीं जानता था कि अमर सम्राट क्षेत्र से परे क्या था। आइए आशा करें कि यह उजाड़ भक्षण कला अन्य दिव्य क्षेत्र की साधना तकनीकों की तरह नहीं है, जहां नश्वर उन्हें अभ्यास करने में असमर्थ हैं। वह पहले से ही कई साधना तकनीकों का अभ्यास करने में विफल हो चुका था, जिन्हें वह जानता था, जिससे वह असहज हो गया क्योंकि उसने उजाड़ पात्रों के अनुसार उजाड़ भक्षण कला को प्रसारित करने की कोशिश की। जब उसने अपने शरीर के भीतर वीरान भक्षण कला को प्रसारित किया तो आंगन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को चूसा गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा दरवाजों के बीच की दरार से होकर उसके शरीर में घुस गई। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह द्रवीभूत हो जाती है और उसके डेंटियन में प्रवेश कर जाती है।
लियू वुशी का सदमा और गहरा हो जाता है क्योंकि स्वर्गीय भक्षण कड़ाही ने आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा निगल लिया। क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप अवशोषित कर सकता है? अंततः उजाड़ भक्षण कला की साधना सफल रही, जो एक अच्छी खबर थी। जहां तक स्वर्गीय भक्षण कड़ाही द्वारा भस्म की गई आध्यात्मिक ऊर्जा का सवाल है, वह बहुत परेशान नहीं था। चूंकि उजाड़ भक्षण कला की साधना सफल रही थी, इसलिए उसने इसे पूरी ताकत से प्रसारित किया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मेरिडियन में प्रवेश करने पर तरल हो गई और हिंसक रूप से उनके माध्यम से प्रवाहित हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होने के बाद उसकी शिरोबिंदुओं से हल्की चमक निकल रही थी। उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल रही थीं, जिससे उसकी त्वचा की सतह पर काले पदार्थ की एक परत बन गई थी और बदबू ने पूरे कमरे को ढक लिया था। जब उन्होंने काले पदार्थ को अपने शरीर से दूर भगाने के लिए साधना तकनीक का प्रयोग किया तो उनकी नई उभरी त्वचा एक बच्चे की तरह चिकनी हो गई। शरीर की सफाई। उसने कुछ ही समय में अपने शरीर की आधी अशुद्धियां साफ कर ली थी और उसे आश्चर्य हुआ कि अगर वह ऐसा करता रहा तो क्या होगा। शरीर ही नींव थी और अगर वह उच्च स्तर पर चढ़ना चाहता था तो उसे एक मजबूत नींव की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू वुशी ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचता रहा। 2 घंटे बाद लियू वुशी की आंखें खुली और उनसे ठंडी चमक निकल रही थी, जो हवा के 2 प्रचंड झोंकों में बदल गई। बुरा नहीं है, स्वर्गीय भक्षण करने वाली कड़ाही ने 2 घंटे में उस रहस्यमय तरल की 10 बूंदें पैदा की। जैसे ही तरल कड़ाही से बाहर निकला और उसके शरीर से होकर गुजरा, उसकी मेरिडियन चटकने लगी, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। लियू वुशी ने अपनी साधना में तेजी से सफलता प्राप्त की। वह कुछ सांसों में हॉटियन क्षेत्र के पहले से चौथे स्तर तक कई बाधाओं को पार कर गया और फिर धीमा हो गया। उसने काम पूरा करने के बाद एक सांस छोड़ी। उसका ये कठोर परिवर्तन पुनर्जन्म से कम नहीं था और उसने एक अलौकिक स्वभाव दिखाया। घर से बाहर निकलकर वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। साधना के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और मुझे अपनी साधना को गति देने के लिए धन की आवश्यकता है। केवल वीरान भक्षण कला पर निर्भर रहना बहुत धीमा है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य नाड़ी रक्षक गोली को परिष्कृत करना है। मुझे शरीर शोधन अमृत के लिए सामग्री भी खरीदनी है, क्योंकि मुझे हाउटियन क्षेत्र में अपने शरीर को संयमित रखना है। लियू वुशी ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। उन्होंने बॉडी रिफाइनिंग एलिक्सिर बनाने के लिए जरूरी सामग्री की सूची बनाने से पहले एक कागज और ब्रश निकाला। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने एक और फॉर्मूला लिखने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट की और कागज को मोड़कर अपने कब्जों में अपनी छाती के पास रख लिया। सुबह हो चुकी थी और पूरा जू कबीला चहल पहल से भर गया था। जैसे ही लियू वुशी ने अपने आंगन के दरवाजे बंद किए और दालान से नीचे चला गया, उसने महसूस किया कि आसपास के जू कबीले के नौकरों की तिरस्कार भरी निगाहें उस पर पड़ रही थीं। कितना शर्मनाक है, उसकी वजह से हमारा जू कबीला अब एजियोर वेलोसिटी में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। लियू वुशी आसपास की नौकरानियों की फुसफुसाहट सुन सकता था और जब वह गलियारे से नीचे जा रहा था तो उन्होंने उसकी ओर इशारा भी किया। युवा मिस्सी को इस बात का दुख जरूर होगा कि उनके पति ने उनकी शादी की पहली रात को वेश्यालय का दौरा किया। न केवल वह वेश्यालय गया, बल्कि उसने वहां बहुत हंगामा भी मचाया। एजियोर वेलोसिटी में अब हर कोई इसके बारे में जानता है। अध्याय 3, मेरी नसों पर चढ़ना। लियू वुशी ने गहरी सांस ली और जू कबीले के मुख्य द्वार से गुजरते हुए धूप का आनंद लिया। अपने पिछले जीवन में अमर सम्राट होने के कारण उसके पास उन नौकरों के स्तर तक गिरने का कोई कारण नहीं था। एजियोर बिलो शहर बहुत बड़ा था, जिसमें लाखों लोग रहते थे। इसलिए 4 बड़े कुलों के अलावा शहर के स्वामी का स्वाभाविक रूप से शहर में सबसे ज्यादा प्रभाव था। सड़कें कई दुकानों से भरी हुई थीं। महान यान राजवंश के पास एक विशाल क्षेत्र था और अजूर बिलो शहर उन कई शहरों में से एक था। एजियोर बिलो सिटी में जड़ी बूटियों और गोलियों के लिए सबसे अच्छी जगह ट्रेजर पिल पवेलियन थी और लियू वुशी वहां जा रहा था। ये शहर के स्वामी या किसी कबीले से संबंधित नहीं था। यह एजियोर बिलो सिटी में एक श्रेष्ठ अस्तित्व था और स्वर्गीय खजाना संप्रदाय के इसके पीछे होने की अफवाह थी। निम्न श्रेणी की गोली होने के बावजूद पल्स गार्डिंग पिल को पाना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उच्च स्तर के शोधन की आवश्यकता थी। दूर से ही खजाने की गोली मंडप की पट्टिका 3 सुनहरे अक्षरों से चमक रही थी। मंडप में लोगों का एक बड़ा तांता लगा हुआ था। लियू वुशी ने जब ट्रेजर पिल पवेलियन में प्रवेश किया तो एक विशाल हॉल ने उनका स्वागत किया। हॉल में गोलियों, जड़ी बूटियों और अन्य वस्तुओं के लिए अलग अलग खंड थे। ट्रेजर पिल पवेलियन में राक्षसी जानवरों की सामग्री भी उपलब्ध थी, जैसे कि उनके फर या कोट, जिनकी गंध अलग थी और काउंटर के माध्यम से एक क्रूर आभा फैलती थी। युवा मास्टर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक नौकर आगे आया और गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया, लेकिन उनके शिष्यों की गहराई तिरस्कार से झलक रही थी। दूसरों की तुलना में लियू वुशी बहुत साधारण कपड़े पहनते थे और उनके कपड़े बार बार धोने से सफेद हो गए थे। मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ, इसलिए कृपया एक रिपोर्ट बनाए। लियू वुशी ने नौकर की आंखों में तिरस्कार देखा और उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति हमारे मैनेजर के समय के लायक नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं खरीद रहे हो तो चले जाओ, नौकर ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। उसने लियू वुशी को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लियू वुशी ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नौकर की आंखों में हत्या की नीयत झलक रही थी। कई लोगों ने ये हंगामा देखा और अपनी गतिविधियां रोककर इसे देखने लगे। एजियोर बिलो सिटी में हर कोई लंबे समय से लियू वुशी के बारे में सुन रहा था। कल रात की उसकी हरकतें जंगल की आग की तरह फैल गई थीं। क्या वह जू कबीले का दामाद नहीं है? वह यहाँ ट्रेजर पिल पवेलियन में क्या कर रहा है? जब नौकर ने सुना कि लियू वुशी जू कबीले का दामाद है तो उसने उस पर ऐसे व्यंग्य किया जैसे वह कोई घिनौनी चीज देख रहा हो। उसने उसके अभिनय को नकार दिया और उसे घूर कर देखा।
चले जाओ, खजाने की गोली मंडप में तुम्हारा स्वागत नहीं है। ट्रेजर पिल पवेलियन किसी भी ताकत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जिससे नौकर को अहंकारी तरीके से काम करने की आजादी मिल जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेजर पिल पवेलियन में आने वाले ग्राहक आमतौर पर उनकी चापलूसी करते थे। ये ट्रेजर पिल पवेलियन में एक साधारण नौकर की स्थिति थी, इसलिए कोई भी ट्रेजर पिल पवेलियन की ऊंची स्थिति की कल्पना कर सकता था। यहाँ तक कि एक साधारण नौकर भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। लियू वुशी की आंखें ठंडी हो गईं और नौकर के चारों ओर एक ठंडी आभा फैल गई, जिससे वह डर के मारे लड़खड़ा गया। क्या तुम सच में इस सौदे को छोड़ना चाहते हो? यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम चूक गए तो तुम इसके परिणामों को झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? चूंकि तुम जाने को तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा और फिर बाहर फेंक दूंगा। नौकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने की कोशिश की। वह ताकतवर था और उसने हवा के झोंके के साथ लियू वुशी के चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे उसके बाल उड़ गए। नौकर किसी और पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जू कबीले के दामाद की एजोर बिलो शहर में बदनामी थी। वह एक ऐसा कीड़ा था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, इसलिए नौकर को उस पर हमला करने का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन नौकर के हमले से पहले ही लियू वुशी ने अपना पैर उठाया और नौकर के पेट पर सामने से जोरदार लात मारी। नौकर पीछे की ओर उछला और काउंटर से टकराकर उसे तोड़ दिया। काउंटर पर रखी दवाएं फर्श पर बिखर गईं। अचानक लात लगने से सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से आसपास का इलाका खाली कर दिया। वे इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेजर पिल पवेलियन को नाराज किया तो उन्हें एजोर बिलो सिटी से निकाल दिया जाएगा। खांसी। नौकर ने मुंह भर खून जमीन पर उगल दिया। लियू वुशी को जल्द ही 10 या उससे ज्यादा नौकरों ने घेर लिया, जिनमें से 2 हथियारों से लैस थे। हमारे ट्रेजर पिल पवेलियन के इलाके में किसी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे नीचे ले जाओ। बैंगनी रंग का लबादा पहने एक आदमी समूह में सबसे अलग खड़ा था। वह संभवतः ट्रेजर पिल पवेलियन में एक पर्यवेक्षक था। उसका आदेश मिलते ही नौकर तेजी से आगे बढ़े और लियू वुशी की ओर क्रूरता से पैर पटकते हुए आगे बढ़े। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था और बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की साधना हाउटियन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई। प्रबल गति के साथ उसके हाथ में शासक लियू वुशी के सिर के पीछे झूल गया। लियू वुशी के पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उनके हाथों मारा जाता। वह 7 दीपर स्टेप्स पर आगे बढ़ा और उनके पीछे आने से पहले आने वाले हमलों से आसानी से बच गया। उसका फिगर एक भूत की तरह था, जो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था और आने वाले सभी हमलों से बच रहा था। लियू वुशी ने अपनी मुट्ठियां तान ली और स्पिनिंग बैक फिस्ट करते समय उनकी हरकतें सहज थीं। यह एक सरल पंचिंग तकनीक थी, लेकिन इसे पूरी तरह से निष्पादित किया गया था। उसके मुक्के से 5 नौकर काउंटर से टकरा गए, जिससे जोरदार धमाके की आवाजें आने लगीं। ये नौकर कमजोर नहीं थे और हाउटियन दायरे के 3रे स्तर के थे। बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी ने गर्जना की और एक चील की तरह नीचे उतरा। उसके साथ एक हिंसक आभा थी जिसने सभी जड़ी बूटियों को जमीन से उड़ा दिया। वह हाउटियन दायरे के 3रे स्तर के लोगों की तुलना में एक नए स्तर पर था, इसलिए लियू वुशी ने हमले का सामना नहीं किया और इसके बजाय झुकना चुना। वह हाउटियन दायरे के 5वें स्तर पर किसी से निपटने में सक्षम था, लेकिन वह अपनी ताकत को बहुत पहले प्रकट नहीं करना चाहता था। उसने अपनी ताकत को तब तक छिपाने का फैसला किया जब तक कि वह उस अपराधी को नहीं ढूंढ लेता जो उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन 7 दीपर स्टेप्स पर कदम रखते हुए वह आसानी से आने वाले हमलों से बच गया, जिससे बैंगनी रंग का लबादा पहने आदमी गुस्से से चीखने लगा। मुख्य हॉल में हो रही लड़ाई से स्वाभाविक रूप से पूरे ट्रेजर पिल पवेलियन में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक सेवक अतिरिक्त सहायता के लिए बुलाने हेतु आंतरिक कक्ष की ओर दौड़ा। रुको! एक भौंकने की आवाज गूंजी, जिसने लड़ाई को रोक दिया। लियू वुशी रुक गया और चुपचाप केंद्र में खड़ा रहा। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। इसके विपरीत 8 या 9 लोग जमीन पर पड़े थे, उसके कारण दर्द से कराह रहे थे। एक मोटा बूढ़ा आदमी मुख्य हॉल में घुसा। जब उसने जमीन पर बिखरी जड़ी बूटियां देखी तो वह गुस्से से भर गया। उसने अपनी पैनी नजर लियू वुशी पर टिकाई और एक भयानक आभा छोड़ी। जियानटियन क्षेत्र के साधक की आभा ने मुख्य हॉल में सभी को चुप करा दिया और वे जल्दबाजी में और भी पीछे हट गए, जिससे लियू वुशी अकेला रह गया। आपने हमारे कर्मचारियों पर हमला क्यों किया? ये बूढ़ा आदमी ट्रेजर पिल पवेलियन के मुख्य हॉल का प्रभारी था। उसका नाम लेई ताओ था और वह 3 दशकों से ट्रेजर पिल पवेलियन में सेवा कर रहा था। यहाँ अपने समय में उसने कभी किसी को अपने क्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर हमला करने की हिम्मत करते नहीं देखा, और लियू वुशी पहला व्यक्ति था। मुझे आपके बॉस से काम है। इस व्यक्ति ने न केवल मेरे अनुरोध की अवहेलना की, बल्कि उसने मेरा अपमान भी किया। उसने पहले मुझ पर हमला किया और मेरी कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा का काम है। लियू वुशी शुरू में स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था, फिर भी वह पूरी घटना का केवल संक्षेप में वर्णन कर सका ताकि उसे आवश्यक सामग्री आसानी से मिल सके। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या हमें सिर्फ तुम्हारी मांगों के कारण अपने बॉस को रिपोर्ट करना होगा? मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश किया जाए। बैंगनी रंग की पोशाक पहने उस आदमी पर जानलेवा इरादे सवार थे। वह लियू वुशी को मारना चाहता था। उसके हाथ में रूलर फड़कने लगा और वह एक घातक हथियार निकला। अन्य नौकरों ने सहमति में सिर हिलाया और लियू वुशी को मार डालना चाहते थे। लेई ताओ स्वाभाविक रूप से एजोर बिलो सिटी के कुख्यात लियू वुशी को जानता था और किसी ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति लियू वुशी था। इसलिए वह केवल जू कबीले के सम्मान के लिए अपने गुस्से को दबा सकता था। यहाँ हुए नुकसान के लिए वह व्यक्तिगत रूप से मुआवजे की मांग करने के लिए जू इलन से मिलने जाएगा। आखिरकार ट्रेजर पिल पवेलियन की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था।
मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मेरे लिए यहाँ इस पर चर्चा करना असुविधाजनक है। क्या हम कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? लियू वुशी ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि वह इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन लेई ताओ द्वारा डाले गए दबाव के बावजूद उसने शांत नजर बनाए रखी। दुर्भाग्य से सभी ने लियू वुशी के शब्दों को गलत समझा, ये सोचकर कि वह उन्हें अनदेखा कर रहा है। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। मेरा सुझाव है कि उसके पैर तोड़ दिए जाएं और उसे ट्रेजर पिल पवेलियन को अपमानित करने के परिणाम बताए जाएं। बैंगनी रंग की पोशाक पहने आदमी अथक था और लेई ताओ के कहने पर ही कोई कदम उठाने के लिए तैयार था। आखिरकार उसके सीने में सारा गुस्सा दबा हुआ था क्योंकि लियू वुशी ने पहले उसके सभी हमलों को चकमा दिया था, लेकिन उसे केवल एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जिसकी गूंज मुख्य हॉल में गूंजी और वह टूटे हुए पतंग की तरह उड़कर कोने में एक दीवार से टकरा गया। तुम मुझे परेशान करने लगे हो। अध्याय 4 आत्मा की उत्पत्ति। लेई ताओ ने आंखें मूंद ली और मुंह खुला रह गया जब ट्रेजर पिल पवेलियन में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। बाकी लोग तो और भी हैरान थे कि लियू वुशी ने खुद बॉस के सामने कदम उठाने की हिम्मत की। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने अपने बिखरे बालों के साथ चीख निकाली। थप्पड़ से उसके केवल कुछ दांत टूटे, इसलिए वह सामान्य रूप से ठीक था। वह उछल पड़ा और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई और शॉकवेव ने ट्रेजर पिल पवेलियन की बीम को कांपने और चटकने पर मजबूर कर दिया। उसने एक और खून खांसकर बाहर निकाला जिसमें कुछ दांत टूट गए। छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी के हाथ में रूलर चमक उठा, जिसका इरादा लियू वुशी की जान लेना था। एक और शब्द बोलो और मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। लियू वुशी गायब हो गया और बैंगनी वस्त्र पहने आदमी के सामने फिर से प्रकट हुआ, उसका गला घोंट दिया। वह अपनी ताकत को छुपाना चाहता था और मुसीबत से बचना चाहता था, लेकिन अगर वह मौत चाहता है तो वह खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरी करेगा। जब तक वह अपने हृदय की मेरिडियन को बहाल कर सकता है, तब तक उजाड़ भक्षण कला के साथ जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय वह अमर सम्राट के कुछ साधनों का उपयोग कर सकता था। ट्रेजर पिल पवेलियन एकदम शांत हो गया क्योंकि सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत कचरा अचानक इतना शक्तिशाली हो गया था। उसने एक गहन आंदोलन तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी और वह हाउटियन दायरे के 5वें स्तर पर किसी को भी आसानी से वश में कर सकता था। लेई ताओ ने अपनी नजरें हटा ली क्योंकि वह भी लियू वुशी की विचित्र हरकतों को नहीं समझ पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि लियू वुशी जैसा बेकार इंसान अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। युवा मास्टर लियू, आपको हमारे कर्मचारियों पर अपने बार बार के हमलों को उचित ठहराना होगा, अन्यथा मैं विनम्र नहीं रहूंगा और कोई भी आपको नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि जू कबीले के कुलपति भी नहीं। लेई ताओ के शब्द स्पष्ट थे। लियू वुशी अगर लेई ताओ को स्पष्टीकरण नहीं देता तो वह खजाने की गोली मंडप में नष्ट हो जाएगा, भले ही जू कबीले के कुलपति आए। भीड़ धीरे धीरे अपने होश में आए और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ मार्शल साधक जिन्होंने पहले लियू वुशी को ताना मारा था, भीड़ के पीछे दुबक गए। उन्हें डर था कि लियू वुशी उन्हें निशाना बना सकता है। ये लो और किसी उच्च अधिकारी को बुलाओ जो मुझसे बात करे। लियू वुशी का धैर्य जवाब दे गया। उसने गोली का फॉर्मूला निकाला और लेई ताओ पर फेंक दिया। कागज सिकाडा के पंख जितना पतला था और उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेई ताओ कई सालों तक ट्रेजर पिल पवेलियन में था और वह बता सकता था कि लियू वुशी के पास कोई है जो उसका समर्थन कर रहा है, इसलिए उसने इसे बहुत दूर ले जाने की हिम्मत नहीं की। सूत्र को पकड़ने के बाद उसने धीरे धीरे इसे खोला। जब उसने सूत्र को स्कैन किया तो वह कांप उठा। जब वह छोटा था तो वह एक कीमियागर था, लेकिन अपनी सीमित प्रतिभा के कारण वह ट्रेजर पिल पवेलियन में मैनेजर बन गया। अब भी वह केवल कुछ प्रथम श्रेणी की गोलियां ही परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वह एक नजर में बता सकता था कि यह सूत्र साधारण था। आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? लेई ताओ का स्वर बदल गया। ट्रेजर पिल पवेलियन में गोलियां मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर पहली श्रेणी की एनर्जी कंडेंसिंग गोलियां और कुछ हॉट नरिशिंग गोलियां थीं। इस पेपर पर गोली का फॉर्मूला दूसरी और तीसरी श्रेणी के बीच का था और वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है। क्या तुम सच में इस पर यहाँ चर्चा करना चाहते हो? लियू वुशी ने भौहें सिकोड़ी। उसे शोर पसंद नहीं था और यह जगह शोरगुल से भरी थी। मेरे साथ आओ। ठीक इसी तरह लेई ताओ ने खुलेआम लियू वुशी को आंतरिक कक्ष में आमंत्रित किया, जिससे बाकी सभी अवाक रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि लेई ताओ लियू वुशी को हरा देगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुए इस घटनाक्रम ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि लियू वुशी ने लेई ताओ पर जो कागज फेंका था उस पर क्या लिखा था। जब लेई ताओ और लियू वुशी ने आंतरिक कक्ष में प्रवेश किया तो उन्हें एक शानदार दृश्य देखने को मिला। ट्रेजर पिल पवेलियन ने अपनी अपार संपत्ति को दिखाते हुए जगह को भव्य साज सज्जा से सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे 20 वर्ग मीटर में फैले एक आरामदायक निजी कमरे में पहुंचे। कमरे में सुंदर मेज और कुर्सियां लगी हुई थी और मेज पर ताजे फल रखे हुए थे। इस बीच हॉल में कोलाहल मच गया और सभी के चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। क्या हो रहा है? ट्रेजर पिल पवेलियन ने उसे क्यों नहीं मारा? हर कोई हैरान था। ट्रेजर पिल पवेलियन में लड़ाई के खिलाफ सख्त नियम था और जो कोई भी इसका उल्लंघन करता था उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। पिछले साल ही एक उपद्रवी को हंगामा करने के लिए मार दिया गया था। फिर भी आज लियू वुशी ने न केवल नियम तोड़ा था, बल्कि ट्रेजर पिल पवेलियन द्वारा उसे आंतरिक कक्ष में भी आमंत्रित किया गया था। ये बस आश्चर्यजनक था। अगर वह अंदर चला गया तो क्या हुआ? मुझे यकीन है कि उसे जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चर्चाएं शुरू हो गईं और लोगों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि वे बैठकर नतीजे का इंतजार करने लगे। बात करो, तुम्हें क्या कहना है? लेई ताओ अभी भी उबल रहा था।
उसने लियू वुशी को उसके पिछले किए गए कामों के लिए सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया था क्योंकि वह उसे यहाँ लाया था। अगर लियू वुशी ने उसे कोई अच्छा कारण नहीं बताया तो वह उसे मौके पर ही मार देगा। तुम्हें नहीं लगता कि यह नकली है ना? लियू वुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बता सकता था कि लेई ताओ मूर्ख नहीं था। लेई ताओ की असाधारण गोली के फॉर्मूले को पहचानने की क्षमता से पता चलता है कि उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा वह लंबे समय से ट्रेजर पिल पवेलियन में काम कर रहा था और अगर वह ये नहीं बता पाता कि क्या कीमती है या नहीं तो उसे कोई शर्म नहीं आती। अगर यह नकली है तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेई ताओ की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। अगर लियू वुशी ने ट्रेजर पिल पवेलियन को धोखा देने की कोशिश की तो वह उसकी जान नहीं बख्शेगा, भले ही वह जो कबीले का दामाद ही क्यों न हो। आपके खजाने की गोली मंडप में 2 सितारा कीमियागर होना चाहिए, है ना? क्यों ना आप इस सूत्र पर चर्चा करने से पहले उसे मूल्यांकन करने के लिए कहें। लियू वुशी ने मेज से एक फल उठाया और गद्देदार चटाई पर बैठते हुए उसे चबाया। उसके मुंह से रस टपक रहा था। केवल प्रभावशाली लोग ही ट्रेजर पिल पवेलियन के निजी कक्ष में बातचीत कर सकते थे और यह पहली बार था कि कोई ज्ञात कचरा यहाँ प्रवेश कर गया था। मास्टर हुओ को यहाँ बुलाओ, लेई ताओ ने दरवाजे पर चिल्लाकर कहा। एक व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया और चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और लियू वुशी शांत रहा। लेई ताओ के भयंकर दबाव के तहत आराम से अपना फल चबाता रहा। ये देखकर लेई ताओ हैरान रह गया क्योंकि लियू वुशी की स्थिति में कोई और भी होता तो डर के मारे अपनी पैंट गीला कर लेता, लेकिन लियू वुशी ने बस अपना फल खा लिया। दरवाजा अचानक खुला और एक सफेद बालों वाला और तीखी नजर वाला आदमी बुरे मूड में कमरे में घुस आया। उसने अपनी आस्तीनें हिलाते हुए पूछा, लेई ताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं गोलियों के एक बर्तन को परिष्कृत करने में व्यस्त हूँ और अगर मैं तुम्हारी वजह से असफल हो गया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच्चे मार्शल महाद्वीप में कीमियागर मूल्यवान और सम्मानित पेशेवर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मार्शल साधक अपनी साधना के लिए गोलियों पर निर्भर था। कीमियागर बनने के लिए किसी को अग्नि गुणों में निपुण होना चाहिए और उसकी आत्मा में एक शक्तिशाली प्रतिभा होनी चाहिए। यही कारण था कि लेई ताओ ने मास्टर हुओ को देखकर सम्मान दिखाया। मास्टर हुओ, ये बच्चा एक गोली का फॉर्मूला लेकर आया है और हमारे ट्रेजर पिल पवेलियन के साथ व्यापार करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले की जांच करें और देखें कि क्या यह असली है। अगर यह नकली है, लेई ताओ ने अपने गले पर हाथ फेरते हुए संकेत दिया कि वह लियू वुशी को मार देगा। मास्टर हुओ ने टेबल से फॉर्मूला उठाया। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेजर पिल पवेलियन में बाजार में मौजूद सभी गोलियों का फॉर्मूला मौजूद था, सिवाय इसके कि ये दुर्लभ गोलियों का फॉर्मूला था। आमतौर पर सूत्र को जानना ही उसे परिष्कृत करने के चरणों को जाने बिना पर्याप्त नहीं होता था और यही कारण था कि लियू वुशी को इसे प्रकट करने में कोई झिझक नहीं थी। आखिरकार उन्होंने सूत्र में इन चरणों को जोड़ना छोड़ दिया था। सूत्र की जांच करते समय मास्टर हुओ के चेहरे पर एक खाली भाव था। उसने यहाँ आने के दौरान बाहर की अफवाहें पहले ही सुन ली थी, इसलिए उसने लियू वुशी को तिरस्कार से देखा। लेकिन सूत्र को पढ़ने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि यह सूत्र जटिल था और वह एक नजर में यह नहीं बता सकता था कि यह सूत्र प्रामाणिक है या नहीं। मास्टर हुओ, आप क्या सोचते हैं? लेई ताओ ने परिणाम जानने के लिए उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने भी यह गोली पहले कभी नहीं देखी थी। स्वर्गीय आत्मा की गोली, यह मेरे लिए एक नया नाम है। मास्टर हुओ ने फॉर्मूला नीचे रखा और अपनी उंगलियों को मेज पर पटकना शुरू कर दिया। अपनी आंखें बंद कर ली और सूचीबद्ध सामग्री से इसका अनुमान लगाने की कोशिश की। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को मूल के रूप में उपयोग करना और इसे एक गोली बनाने के लिए 7 परतों में संघनित करना, लियू वुशी ने कहा और उसके शब्दों से मास्टर हुओ का शरीर कांप उठा। जब मास्टर हुओ ने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर उत्साह के साथ पुतलियां चमक उठी। वह चिल्लाया, आत्मा की उत्पत्ति। अध्याय 5 टेबल पलटना। जब मास्टर हुओ ने ये शब्द कहे तो पूरा कमरा कांपने लगा क्योंकि उनकी आभा हवा के प्रवाह में बदल गई और मेज से फलों को गिराने लगी। लियू वुशी ने हेवनली स्पिरिट पिल फॉर्मूले का एक कमजोर संस्करण लाया था जो प्रभावशीलता में मूल का केवल एक अंश था। फिर भी यह अभी भी एजोर वेलोसिटी में सबसे अच्छी गोलियों में से एक थी। जहां तक इसके प्रभावों की बात है, सूत्र ने इसके बारे में विस्तार से बताया। ये बाजार में उपलब्ध किसी भी अन्य गोली से बेहतर थी, लेकिन मास्टर हुओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की कीमत दूसरे दर्जे की हॉट नरिशिंग गोली की कीमत का केवल 10वां हिस्सा थी। गोली में साधारण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था जो बाजार में आसानी से मिल जाती थी, जैसे कि कॉक्सकॉम्ब घास जो हर जगह उगती है। तुम बहुत हिम्मत करके नकली फॉर्मूला लेकर यहाँ आए हो, लेकिन ये तुम्हारा पहला मौका है, इसलिए मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पछताओगे। मास्टर हुओ की आंखों में लालच की चमक थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। वह जानता था कि अगर वह स्वर्गीय आत्मा की गोली के लिए शोधन विधि में महारत हासिल कर लेता है तो वह 3 सितारा कीमियागर बन सकता है। फिर उसे इंपीरियल सिटी में स्थानांतरित होने का मौका मिलेगा, जो सभी साधकों का दिल है। जहाँ तक एजोर वेलोसिटी की बात है तो ये पूरे महान यान राजवंश की तुलना में समुद्र में एक बूंद के बराबर था। लियू वुशी पर नकली फॉर्मूला लाने का आरोप लगाने का उसका मकसद साफ था। वह लालची था और फॉर्मूला अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसे लियू वुशी को धोखा देने में कोई दिक्कत नहीं थी। जहां तक फॉर्मूले की बात है, उसे यकीन था कि वह 1 महीने की रिसर्च के बाद उसे सुधार सकता है। लेई ताओ हैरान था क्योंकि वह मास्टर हुओ को इतना अच्छी तरह जानता था कि अगर सूत्र गलत हुआ तो वह या तो भाग जाएगा या फिर वापस लड़ेगा। इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सूत्र इतना मूल्यवान कैसे था कि एक 2 सितारा कीमियागर लियू वुशी को फंसाने के लिए इतना नीचे गिर सकता है। लियू वुशी ने अपनी आंखों में उपहास के भाव के साथ धीमी गति से और अपमानजनक ताली बजाई। उसने स्वाभाविक रूप से मास्टर हुओ की आंखों में पहले से ही चमक रही लालच की चमक को देखा।
ट्रेजर पिल पवेलियन ने मुझे आपके घृणित चेहरे को देखने के बाद अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का अनुभव दिया है। लियू वुशी के मजाकिया शब्दों से मास्टर हुओ का चेहरा लाल से हरा हो गया। वह शर्मिंदा दिख रहा था। यहाँ तक कि लेई ताओ ने भी शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। बच्चा, हमारे कर्मचारियों को घायल करने के बाद नकली गोली के फॉर्मूले से हमें धोखा देकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। मास्टर हुओ ने टेबल पलट दी, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली जिससे उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। उसने पहले लियू वुशी को काबू में करने और फिर उस पर आरोप लगाने और गोली का फॉर्मूला लेने का बहाना खोजने की योजना बनाई। भले ही लियू वुशी ने बहुत हंगामा किया हो, लेकिन बेकार दामाद की बातों पर कौन भरोसा करेगा। मुझे मार डालोगे तुम? लियू वुशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मास्टर हुओ को घूरते हुए व्यंग्य किया। उसकी तीखी निगाहें मास्टर हुओ की आत्मा को दो तलवारों की तरह छेद रही थी, जिससे वह लड़खड़ा गया। लियू वुशी की निगाहों के कारण वह लगभग गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को देख सकता है। लेकिन जब मास्टर हुओ को होश आया तो वह क्रोधित हो गया। आखिरकार ट्रेजर पिल पवेलियन में उसका स्थान पवेलियन मास्टर के बाद दूसरे नंबर पर था और यहाँ तक कि लेई ताओ को भी उसके प्रति सम्मान दिखाना था। उसने कभी भी इस तरह का अपमान और डर महसूस नहीं किया था, जो एक साधारण कचरे की तीखी निगाहों से प्रेरित था। उसकी आंखें भयंकर हो गईं और उसने कहा, चूंकि तुम अपनी मृत्यु चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मास्टर हुओ ने बिना किसी संयम के अपनी हथेली को बलपूर्वक आगे बढ़ाया और लियू वुशी को काबू में करने की कोशिश की। लेई ताओ को अचानक से कुछ समझ नहीं आया और वह समय रहते हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। अगर तुम मरना चाहते हो तो ऐसा करो, लेकिन मुझे बताओ, क्या हर बार जब तुम गोलियां परिष्कृत करते हो तो तुम्हें अपने सौरजाल में असहनीय दर्द का अनुभव होता है? क्या दर्द की तीव्रता पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, जिससे दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करना जरूरी हो गया है? लियू वुशी बिना किसी प्रतिशोध के इरादे से चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही लेई ताओ हस्तक्षेप करने वाला था, मास्टर हुओ ने रुककर लियू वुशी की ओर एक हैरान नजर डाली। ये रहस्योद्घाटन मास्टर हुओ का गुप्त रहस्य था, जो किसी और को नहीं पता था। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि लियू वुशी को गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान अपने सौर जाल में होने वाले तीव्र दर्द के बारे में कैसे पता चला, खासकर हाल के महीनों में। यह इतना दर्दनाक हो गया था कि उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा था। हर महीने ट्रेजर पिल पवेलियन में आश्चर्यजनक संख्या में लेन देन होते थे, जिसमें एनर्जी कंडेंसिंग पिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके द्वारा परिष्कृत किया जाता था। हालांकि पिछले 2 महीनों में गोलियों के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। मास्टर हुओ ने बताया कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जैसे ही उसने ये कहा, मास्टर हुओ को अफसोस और डर की लहर महसूस हुई। ये वैसा ही था जैसा लियू वुशी ने नोट किया था और उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव दिखाई दिया। उसे याद आया कि जब उसने गोलियां परिष्कृत की थी तो उसके सौर जाल में दर्द होता था। आपने 2 सितारा कीमियागर तक पहुंचने के लिए जबरदस्ती स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल ली, लेकिन इससे आपका दिल क्षतिग्रस्त हो गया। मानव शरीर के 5 प्रमुख अंगों में से हृदय अग्निगुण से संबंधित है। नतीजतन जब भी आप रिफाइनिंग पिल्स में अग्निगुणों को नियंत्रित करेंगे तो आपका दिल जबरदस्त दबाव में रहेगा और ये दबाव आपके सौर जाल में जमा हो जाएगा। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। लियू वुशी ने मास्टर हुओ की वर्तमान स्थिति को उनसे नहीं छिपाया और समस्या की ओर इशारा किया। मास्टर हुओ का चेहरा तुरंत बदल गया। यहाँ तक कि 2 सितारा कीमियागर बनने के लिए स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल का इस्तेमाल करने का भी खुलासा हुआ। लियू वुशी के सामने नंगा होने से उन्हें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। लियू वुशी ने जो कहा उसे सुनकर लेई ताओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल वर्जित थी और इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट थे। इसलिए कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास कोई उपाय तो होगा ही, है ना? मास्टर हुओ घबरा गया। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह लियू वुशी की बांह से बुरी तरह लिपट गया, मानो वह उसकी एकमात्र जीवन रेखा हो। उसके सौर जाल में तीव्र दर्द ने उसे लगातार भयभीत कर दिया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि लियू वुशी ने कहा था कि उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? लियू वुशी ने मास्टर हुओ के हाथ झटक दिए और यहाँ तक कि लेई ताओ भी मास्टर हुओ पर शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार मास्टर हुओ ने लियू वुशी पर एक नकली फॉर्मूला पेश करने का आरोप लगाने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उसे मारने की साजिश भी रची थी। जब तक तुम मुझे बचाओगे मैं कुछ भी करूंगा। पैसा, औरतें, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। खजाना गोली मंडप के मुख्य कीमियागर के रूप में मास्टर हुओ ने स्वाभाविक रूप से वर्षों में काफी धन इकट्ठा किया था और वह अपने जीवन के बदले में ये सब देने को तैयार था। सब मुझे दे दो, यहाँ तक कि ट्रेजर पिल पवेलियन भी मुझे वह नहीं दे सकता जो मैं चाहता हूँ। लियू वुशी ने उपहास किया। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। आखिर एक 2 सितारा कीमियागर कितनी दौलत जमा कर सकता है? उसे मास्टर हुओ की अल्प संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युवा मास्टर लियू, कृपया मुझे बचा लो। मुझे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मास्टर हुओ ने अपनी गरिमा खो दी थी। वह अपने सौर जाल में पीड़ा को और अधिक सहन नहीं कर सका और डूबते हुए आदमी की तरह अपने आखिरी मौके को पकड़ लिया। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने के एकमात्र उद्देश्य से ट्रेजर पिल पवेलियन में आया हूँ। वह जानता था कि स्वर्गीय आत्मा की गोली तैयार होने पर उसे बहुत धन मिलेगा, लेकिन वह किसी को भी कमान संभालने नहीं देना चाहता था। वह इस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता था। कृपया बताएं, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ किस तरह से सहयोग करें? मास्टर हुओ की चिंता और उत्सुकता ने लेई ताओ को अवाक कर दिया। क्या यह अभी भी वही 2 सितारा कीमियागर था जिसे वह जानता था?
मास्टर हो अब अपनी दुम हिलाने वाले कुत्ते से अलग नहीं था और वह लियू वुशी के जूतों के तलवों को चाटने के लिए अपने घुटनों पर बैठने से केवल एक कदम दूर था। क्या आपके पास ये निर्णय लेने का अधिकार है? लियू वुशी का मजाक मास्टर हुओ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जैसा था, लेकिन वह इसे सहन कर सकता था और जीवित रहने के लिए अपनी गरिमा भी त्याग सकता था। लेई ताओ ने अपनी आंखें उस दृश्य से हटा ली। उसे लगा कि उसकी दुनिया हिल गई है। लियू वुशी ने न केवल ट्रेजर पिल पवेलियन के 1 दर्जन नौकरों और मुख्य हॉल में एक प्रबंधक को घायल कर दिया था, उसने एक रहस्यमयी सूत्र का भी खुलासा किया और मास्टर हुओ की बीमारी का निदान किया, जिससे मास्टर हुओ ने उनकी दया की भीख मांगी। यह उसी जू कबीले का कचरा कैसे हो सकता है जिससे हर कोई घृणा करता था? पवेलियन मास्टर एज्योर बेलोसिटी में नहीं है और मैं उस सहयोग के बारे में निर्णय ले सकता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मास्टर हुओ ने लेई ताओ की ओर देखते हुए कहा। लेई ताओ ने चुप्पी बनाए रखी और अपनी राय व्यक्त नहीं की क्योंकि मास्टर हुओ के पास वह योग्यता थी। लियू वुशी सहयोग की शर्तों पर बातचीत करने की जल्दी में नहीं था और उसने मास्टर हुओ से चांदी की सुइयों का एक सेट लाने के लिए कहा। वह पहले मास्टर हुओ की स्थिति का इलाज करना चाहता था और उसके हाथ हवा की तरह तेजी से चलने लगे। उसने मास्टर हुओ के 100 जाल एक्यूपंक्चर बिंदुओं में सुइयों को डाला और वे थोड़ा कंपन करते थे, जिससे एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज आती थी। जैसे ही लियू वुशी ने मास्टर हुओ के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में और सुइयां डाली, लेई ताओ का चेहरा बदल गया। लियू वुशी, उसकी याददाश्त के अनुसार, एक आवारा था जो मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं जानता था। जब सभी सुइयों ने मास्टर हुओ के मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं को छेद दिया तो उसने अपने पैरों से लेकर पूरे शरीर तक एक गर्म सनसनी महसूस की। उसकी छाती में सुस्त दर्द धीरे धीरे गायब हो गया और वह रोमांचित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आपकी बीमारी आपके शरीर में बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुकी है और इसे मिटाने के लिए आपको 5 उपचारों की आवश्यकता है, लियू वुशी ने चेहरे पर बिना किसी भावना के चांदी की सुइयों को निकालते हुए कहा। लियू वुशी एक बार में मास्टर हुओ का इलाज कर सकता था, लेकिन अगर मास्टर हुओ ने ठीक होने के बाद भी मुंह मोड़ लिया तो उसका प्रयास बेकार हो जाएगा। धन्यवाद युवा मास्टर लियू, मैं आपकी कृपा को नहीं भूलूंगा और भविष्य में यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य बुलाना। मास्टर हुओ का रवैया पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब हमारे सहयोग पर चर्चा करते हैं। लियू वुशी ने एक हाथ हिलाकर मास्टर हुओ को बीच में रोका। इस कमरे में सत्ता की गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल गई थी, जिसमें लियू वुशी ने नेतृत्व संभाला था। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह था लियू वुशी का श्रेष्ठ स्वभाव।